हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी की इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं टॉपर्स। हम आपके लिए लाते हैं ऑफिसर्स जिन्होंने क्रैक किया है गेट एग्जामिनेशन, जिन्होंने क्रैक किया है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो लाखों बच्चों के सपने होते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब पाना। आज हमारे साथ एक ऐसे ही लेजेंड बैठे हुए हैं जिनका सपना था गेट को क्रैक करना, ईएससी क्रैक करना, और आज वो इन दोनों चीजों को क्रैक कर चुके हैं। ये जो कन्वर्सेशन रहने वाला है, ये वो बिल्कुल कन्वेंशनल कन्वर्सेशन नहीं रहेगा। हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे तन्मय महाजन के ऊपर, क्योंकि इनके कई वीडियोस डले हुए हैं इंटरनेट पे। पर आज हम लोग जानना चाहते हैं एक्चुअल में तन्मय महाजन है कौन, उन्होंने कैसे अपना सपना बांधा कि वो एक इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर बनेंगे, और अलग अलग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन किए जाए, डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर रखा जाए। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, कोई भी डाउट रहे कमेंट करना, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि ऐसे सेशंस में लाता ही रहता हूँ। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, और अपने बारे में इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। तो आई एम तन्मय महाजन, एज यू ऑल नो। आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। आई completed my BTech in civil engineering in 2019 from Punjab Engineering College, Chandigarh. And after that, I started preparing for engineering services and GATE. So I secured All India Rank 6 in GATE 2021 and All India Rank 64 in Engineering Services 2020 in Civil Engineering branch. So दैट्स ऑल। सो आपने अभी जैसे मुझसे पूछा कि जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो इंजीनियरिंग यही तो सर्विसेज की। मेन क्वेश्चन है सर। मतलब आपका तो सब कुछ हाँ डाला जी, हाँ हुआ है, जी, हाँ कंटेंट जी, हाँ की जी, कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्या क्या किया जाता है, उस चीज पे हाँ भी हम जी, लोग हाँ जी, आएंगे। स्टूडेंट्स को पहले बता देना हाँ चाहता जी, हूँ हाँ जी, हाँ कि जी, हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का। पर मेन ये जानना है कि आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कहाँ से की, कि ओके आपको सर। कहाँ से पता चला कि इंजीनियरिंग सर्विसेज है, उसको करना चाहिए, और वो बीज कहाँ से डाला, मेन वो सीडिंग कहाँ से हुई है, यस सर, बताइए सर। यस सर। तो ये हमारा जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ था पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उसके ओरिएंटेशन से स्टोरी स्टार्ट होती है। तो ओरिएंटेशन के टाइम जब हमारी एडमिशन हुई थी, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं होता था कि आईईएस क्या होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज क्या होता है। मुझे लगता था यूपीएससी सिर्फ आईएएस कंडक्ट कराता है, आईएएस सिविल सर्विसेज, बाकी सब इंजीनियर्स के लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक एग्जाम होता नहीं है। तो वहां जाके ओरिएंटेशन मुझे आज भी वो दिन याद है। हमारे सीनियर सबसे इंट्रोडक्शन ले रहे थे कि आपका क्या टारगेट है, कहाँ से हैं आप। तो मेरे से जब पूछा, मैंने बोला कुछ टारगेट नहीं है, वही कंपनी में बैठ जाएंगे, प्लेसमेंट ले लेंगे और लाइफ सेट हो जाएगी। तो उसके बाद तो आज भी मुझे याद है, लास्ट में एक लड़का था, ध्रुव गुप्ता नाम था उसका, उसने खड़ा होकर बोला मैं आईईएस बनूंगा। तो तब मुझे पता लगा आईईएस नामक भी कोई चीज होती है, कि सिर्फ इंजीनियरिंग पढ़कर ही हम गजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं। नहीं तो सिविल सर्विसेज में अगर आप टारगेट करेंगे तो जनरल स्टडीज की तरफ फोकस ज्यादा रहता है। आप ऑप्शनल लेके सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बट जनरल स्टडीज की तरफ आपका झुकाव ज्यादा रहना चाहिए। तो मेरा उस तरफ झुकाव इतना नहीं था शुरू से। तो तब जाके मुझे पता लगा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज नामक भी कोई चीज होती है। तो फिर मैंने थोड़ा रिसर्च शुरू किया यूपीएससी के बारे में, एग्जाम के बारे में। स्टोरी खत्म हो गई, हफ्ते बाद मैं ठंडा पड़ गया था। फिर उसके बाद मैं अपना फिर उसके बाद मैं अपना को करिकुलर्स वगैरह में इंडल्ज हो गया, सब इधर उधर हो गया, और नॉर्मल पढ़ता भी रहा, डिसेंट सीजीपीए मेंटेन की, सब मस्त चल रहा था। फास्ट फॉरवर्ड 2 साल बाद, लगभग 2.5 ईयर्स बाद, थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में मेरी इंटर्नशिप लगी। इंटर्नशिप मेरी लगी थी विशाखापट्टनम में, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का प्रोजेक्ट चल रहा था, सॉम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में मैं इंटर्न था। तो वहाँ 1 महीना मैंने काम किया। तो जो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बोला यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, और तुम्हारा हो भी जाएगा, एक नहीं तो 2 अटेम्प्ट में हो भी जाएगा, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर। तो उनकी बात मैंने पहले तो मैंने ऐसे ही ली, बट वो बार बार कहते रहे कि यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, यू शुड डेफिनेटली प्रिपेयर। तो तब मुझे लगा कि नहीं, और मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर भी बोलते थे, जो मेरे मेंटोर थे, सब मुझे वहाँ बोला करते थे कि यू शुड गो फॉर इट। तो तब मुझे लगा कि नहीं, करना तो बनता है भाई, सब अगर कह रहे हैं, इतने बड़े लोग, इतने एक्सपीरियंस लोग अगर कुछ कह रहे हैं, तो उसका मतलब जरूर कुछ होगा। तो तब मैंने दिमाग में ठान लिया था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी तो करेंगे ही करेंगे, एक ना एक बार तो करेंगे, चाहे अभी जॉब ले लेते हैं, बट करेंगे तो करेंगे। तो थर्ड ईयर फिर मेरा खत्म हुआ, थर्ड ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर होता है, इंटर्नशिप खत्म हुई, मैं वापस आया। फिर फाइनल ईयर में जब एडमिशन हुआ, तो इतना मैं समझ, तो मुझे इतना, तो मैं को करिकुलर्स में तो कॉलेज में था ही अपनी एक्टिविटीज में। तो फाइनल ईयर के साथ साथ इंजीनियरिंग सर्विसेज मुझे समझ आ गया था कि करना और काफी मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगा पहले गेट को टारगेट कर लेते हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करते रहेंगे। तो फाइनल ईयर में मैं थोड़ा बहुत गेट पढ़ता रहा, गेट के बारे में थोड़ा पढ़ता रहा। फोकस स्टडी मेरी तब भी नहीं थी, आइए मुझे आज पता लगता है, उस समय मुझे लगता था मैं मस्त पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो गेट 2019 दिया फाइनल ईयर के दौरान, तो इतना अच्छा रैंक नहीं आया, वो अराउंड 5000, बहुत अच्छा रैंक नहीं आया। तो उस, और मेरी प्लेसमेंट हो चुकी थी इसी दौरान एक कैंपस में, कंपनी में। तो गेट में 5000 आया। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन थी, या तो कैंपस प्लेसमेंट ले लूँ,
पैकेज भी डिसेंट था, कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, बहुत ज्यादा बुरा नहीं था, इट वाज अ डिसेंट पैकेज। तो मेरे पास दो ऑप्शंस थी, या तो प्लेसमेंट ले लूँ, यहाँ कोचिंग ज्वाइन करके इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करूँ, तो हार्ड कॉल थी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं। तो मैं दिल्ली गया और कोचिंग ज्वाइन करी इंजीनियरिंग सर्विसेज में। उसके बाद आपको पता ही है, मैं 1-1.5 महीना ही मुश्किल से लगा पाया, मेडिकल इश्यूज आ गए, फिर मुझे वापस अपने घर आके सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ी। तो उसके बाद सेल्फ स्टडी कंटिन्यू रखी। प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स मेरा ठीक ठाक हो गया था। मुझे पता था कि जो मेरा 1 मंथ वेस्ट हुआ है वो जरूर मुझे प्रीलिम्स में मेरे मार्क्स उसने 30 to 40 कम किए होंगे, या अराउंड 20 मार्क्स तो कम किए ही हैं, और ये मैं समझ गया था। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अभी गेट आ रहा है 2020, गेट देते हैं। 1 महीना मैंने गेट की प्रिपरेशन करी और गेट दिया, बट हार्ड लक, गेट में भी 462 रैंक आया उस साल। ऑल्दो 462 रैंक एक एमटेक के लिए काफी अच्छा होता है, बट मेरा एमटेक में शुरू से इंटरेस्ट नहीं था, मैं रिसर्च साइड नहीं जाना चाहता था। एमटेक एक अच्छी ऑप्शन होती है, बट अगर आपको रिसर्च करनी है उससे बढ़िया कुछ नहीं है, बट मेरा शुरू से था कि मुझे जॉब ही लेनी है। तो वो भी काफी डिमोरलाइजिंग था कि भाई इतनी देर से पढ़ रहे हैं, या फाइनल ईयर में भी पढ़ाई की है, आधा साल और हो गया है पढ़ते हुए, तो कुछ भी नहीं बना है। बट उस टाइम था चलो प्रीलिम्स निकला पड़ा है, एक और चांस है मेरे पास मेंस देने का। और इसी दौरान पता है और एग्जाम्स भी निकलते रहते, जैसे ISRO, BARC, ये सब एग्जाम भी होते, और मेरा कोई भी नहीं निकल रहा था, सब में मैं फेल हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक होप है मेरे पास, मेंस की तैयारी करते हैं। तो मैं मेंस में जुट गया था। फिर उस दौरान लॉकडाउन भी आ गया, थोड़ा फटीक भी आता था, थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते थे, क्योंकि पहले एग्जाम होना था जून में, फिर बोलते नहीं अगस्त में होगा, फिर बोले नहीं अक्टूबर में होगा। तो इस दौरान सब कुछ हो गया था। फिर मैंने अक्टूबर में जब मेंस दिया, मेंस दे के मुझे पता था मेरा क्लियर हो जाएगा मेंस। मैं क्वाइट कॉन्फिडेंट था, अच्छा हो गया था मेंस, बहुत अच्छा नहीं बट डिसेंट हो गया था, आइडियल तो नहीं बोलूंगा बट ठीक ठाक हो गया था। फिर मेंस क्लियर किया, मेंस के जस्ट बाद ही अगले दिन से ही मैंने इनडायरेक्टली इंटरव्यू के लिए पढ़ना शुरू कर दिया था। इंटरव्यू के लिए मैं क्या पढ़ता था, मैं कुछ नहीं पढ़ता था, बस थोड़ी बहुत जैसे जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन करनी, जैसे 9th-10th की थोड़ी बुक्स पढ़ ली जो जनरल स्टडीज की होती हैं, और थोड़ी बहुत मेरी रीडिंग हैबिट बढ़ाई अपनी, ताकि मेरी थोड़ी स्पीकिंग स्किल्स बढ़े, थोड़ी वोकैबुलरी अच्छी हो। तो रीडिंग करनी शुरू कर दी मैंने बुक्स की। मैं थोड़ी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ा करता था मेरा इंटरेस्ट उस तरफ होता था, तो मैं वो बुक्स पढ़ा करता था। तो धीरे धीरे तैयारी करी। इसी दौरान मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर लिया एज अ फैकल्टी टीचर, तो वहां भी पढ़ाने लग गया। फिर मैंने इसी दौरान मुझे पता था गेट 2021 भी आने ही वाला है, तो क्यों ना दे देते हैं, क्या जाता है। इंटरव्यू तो गेट 2021 के बाद ही था, तो गेट 2021 में फिर मेरा, मैं बोलूंगा लक काफी अच्छा रहा, जो ऑल इंडिया रैंक 6 आ गया। फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस का, और फाइनली उसमें ऑल इंडिया रैंक 64 आ गया। तो मुझे ज्यादा खुशी इंजीनियरिंग सर्विसेज से ही हुई है, क्योंकि गेट एज अ बैकअप चल रहा था। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज वाज माय अल्टीमेट गोल, जो अभी अचीव हुआ है। बहुत सही सर, बहुत सही। एकदम शॉर्ट क्रिस्प आपने इतनी सारी चीजें बता दी ना, मतलब मैं तो वो सपनों में चला गया था कि हाँ इसके बाद ये हुआ होगा, उसके बाद ये हुआ होगा, ये हुआ होगा। पर आपका ये बड़प्पन है सर कि आप ये बोल रहे हैं कि मेरा लक अच्छा था कि मेरा 6th रैंक आ गया, ये इसके लिए मेहनत लगी है, ये चीज है। पर मुझे ऐसा लगता है ना कि इफ यू एम फॉर द मून यू विल एटलीस्ट गेट द स्टार्स। तो आपका वो एम ही इतना बड़ा यूपीएससी का एग्जाम था कि आपके बीच में आया हूँ ये जो गेट का एग्जाम है वो तो निकल ही गया। ये बहुत अच्छा था सर। पर वही सारी चीजें हैं सर कि ना एक एस्पिरेंट जब कोई तैयारी करने के लिए सोचता है ना, उसको कई लोग बोलते हैं, जैसे बचपन से हम लोगों को भी बोला जाता है कि तुम इस चीज की तैयारी करो, इस चीज की तैयारी करो, हर एक चीज के लिए तैयारी करना चाहिए। ये बोला, बड़े ही सपने दिखाए जाते हैं, कलेक्टर बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, साइंटिस्ट बनना है, ऐसी वाली बात है ना। पर ऐसा आपको क्या लगता है, ये एक अनकन्वेंशनल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, कि एक एस्पिरेंट के अंदर एक्चुअल में ऐसे क्या गुण होने चाहिए जो आपको लगता है कि वो किसी को ऑफिसर बना देता है, चाहे वो यूपीएससी का कोई एग्जाम रहे, चाहे कोई भी रहे, क्योंकि एक कोई कॉमन ट्रेट आपने देखा होगा, है ना, कि वो जो लोग आपको बोला करते थे कि ईएससी की तैयारी करिए, है ना, आपको क्या लगता है कि वो आप ही को क्यों बोलते थे इतना ज्यादा, कि आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी उनको दिखी, बता सकते हैं क्या? ओके, जहां तक मुझे लगता है उनने मुझ में सिंसियरिटी दिखी, कि लाइक सिंसियरिटी क्या होती है, लाइक जो आप करना चाहते हैं वो खुद पे कंट्रोल करके कर पा रहे हैं, एटलीस्ट आप खुद के साथ लॉयल हैं, ठीक है, तो इसे ही सिंसियरिटी बोला जाता है। और वो लॉयल्टी सामने वाले को दिखती है कि इंसान अपने साथ लॉयल है, तो शायद सिंसियरिटी ही थी जो उन्हें मोटिवेट करती थी। प्लस मैं कॉलेज में भी थोड़ा सिंसियर स्टूडेंट ही था, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, को-करिकुलर में भी था। लाइक जैसे मैं बता चुका हूँ, वो असाइनमेंट बनाने वाले जो बच्चे होते हैं, बाकी क्लास कॉपी करती है, तो मैं बनाने वालों में से ही था। तो कॉलेज में ही फोकस करता था मैं, कॉलेज की क्लासेस भी थोड़ी बहुत लगाता था ठीक ठाक से, अगर टीचर अच्छा हो तो मैं समझ जाता था, थोड़ा उस तरफ इंटरेस्ट दिखाता था। तो शायद वो चीज़ भी उन्हें दिखी होगी कि इसको 3rd ईयर में ही थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज है, आमतौर इंजीनियर्स को नहीं रहती है क्योंकि कॉलेज में इंटरेस्ट नहीं बन पाता है, तो शायद उनको एक वो चीज़ दिखी होगी, शायद काम में सिंसियरिटी दिखी होगी। बाकी जो मुझे लगता है 3 चीज़ें एक कैंडिडेट में होनी चाहिए जो उसको कोई भी एग्जाम क्रैक करा सकती है, पेशेंस, परसिस्टेंस, परसिवरेंस। ये मैं उस इंटरव्यू में डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये 3 चीजें अगर किसी में है तो आई गेस क्लियर हो ही जाना चाहिए। हो सकता है कि
आप जो एग्जाम टारगेट कर रहे हैं वो ना हो, नहीं तो कोई साथ वाला हो जाएगा, आपको सक्सेस तो मिल ही जाएगी। शायद आप जो ड्रीम कर रहे हैं उस लेवल की ना मिले, बट सक्सेस तो रहेगी, या थोड़ी डिले हो सकती है, बट सक्सेस तो रहेगी अगर आप में ये 3 चीजें हैं। और अगर सक्सेस भी अगर बाय चांस आपको उस लेवल की नहीं मिल रही है, तो इन 3 चीजों की वजह से जो आपको नॉलेज मिलेगी ना, वो आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगी आगे चल के। वो लाइफ स्किल्स बहुत सिखा देती है, ये प्रिपरेशन ही पूरी यूपीएससी की। तो अगर क्लियर नहीं भी होता है बाय चांस फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो सेकेंड अटेम्प्ट में निराश नहीं होना है, क्योंकि आप नॉलेज इतनी गेन कर लोगे ना कि आपको आगे आपकी लाइफ में ही बहुत हेल्प मिलेगी। चलो अगर आप इंजीनियरिंग कर ली है, आपने यूपीएससी की तैयारी की है, चलो नहीं निकला, कुछ तो जॉब करोगे ना आगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, तो जो नॉलेज वहां फील्ड में आप अप्लाई करोगे ना, वो आप ही के पास होगी, वो और किसी के पास नहीं होगी। तो नॉलेज ही आपकी, आप ये सोच के टारगेट, आपका प्राइमरीली फोकस ये होना चाहिए कि मुझे नॉलेज गेन करनी है, इंजीनियरिंग सीखनी है। ऑल्दो एक विजन भी होना चाहिए एक एग्जाम का, हाँ एक थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना है, सिर्फ ये नहीं करना कि पढ़ते रहे, थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ाई करनी है, बट जो एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस है उसकी पढ़ाई ऐसे करनी है कि मेरा प्राइमरी पर्पस नॉलेज लेना होना चाहिए, फिर उस नॉलेज की प्रैक्टिस कर करके आपको एग्जाम क्रैक करना। तो यही 3 चीजें अगर किसी में होती हैं, और एक तो लर्निंग एबिलिटी भी आ गई, एक लर्निंग एबिलिटी, सिंसियरिटी, पेशेंस, परसिस्टेंस और परसिवरेंस, ये 4-5 चीजें अगर किसी में है, तो मुझे नहीं लगता कोई चीज उसको रोक, भगवान बीच में आ जाए तो आ जाए, बट कोई चीज उसे एक सक्सेसफुल कैंडिडेट या कोई अच्छा गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने से रोक सकती है। हार्डली कोई, मतलब कोई ब्लंडर या कुछ ही होगा, या कोई लक बहुत ही खराब होगा अगर ना हो, बट आई थिंक हो ही जाना चाहिए। एक नहीं तो थोड़ा डिले होके हो जाएगा, बट हो जाना चाहिए। ये बहुत सही कहा सर आपने। क्यों मैं ये कहना चाहता हूँ ना, यहाँ पर जो भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उन सब के लिए मैसेज है यार कि आपके अंदर ना ये सारी चीजें होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, चाहे आप कोई भी ब्रांच के रहो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ये सारी चीजें हर एक कैंडिडेट के अंदर मिलता है। जो भी तैयारी किया है, जो भी सिलेक्शन निकाला है, उन सब के अंदर ये चीज दिखती है। किसी में ज्यादा रहेगा, किसी में कम रहेगा, पर रहता ये सब में कॉमन है। सर इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, सबसे ज्यादा प्री की तैयारी। आप यहाँ पर अब हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऊपर, उसके बाद इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करेंगे वही कंसंट्रेशन, डिस्ट्रैक्शन, हेल्थ इश्यूज, ये सब के ऊपर। पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सर प्री की तैयारी बिल्कुल आप डिटेल में समझाए कि कैसे करनी चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि आप सिर्फ प्रिपरेशन ही कर रहे थे, बस ज्वाइन किया था और छोड़ दिया था, तो ये बताइए सर। ओके, तो प्री की तैयारी मैं जैसे मैंने की, मैं उसी के थ्रू गाइड करना चाहूंगा। ओके, तो प्री में मेरा क्या टारगेट हो, मेरा सिर्फ ये टारगेट होता था, एक सब्जेक्ट को पढ़ा। अच्छा, मैं कोचिंग वाले और नॉन कोचिंग दोनों को गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने दोनों लाइफ जी हुई है, मतलब अपनी प्रिपरेशन में। कोचिंग के दौरान जो भी मैंने 1-2 महीने कोचिंग में लगाए, उस दौरान मेरा क्या टारगेट होता था, जो क्लास में पढ़ाया उसको घर जाकर रिवाइज किया, मतलब अपने रूम में जाकर रिवाइज किया, उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर दिए साथ साथ, और प्रीवियस ईयर सारे लगा दिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स और गेट के वही खत्म कर दिए, एक बार तो एटलीस्ट कर ही दिए। और जो पहली बार प्रीवियस ईयर कर रहा था ना मैं, मतलब कभी भी सब्जेक्ट के पहली बार प्रीवियस ईयर करूंगा, तो उसमें क्लासिफिकेशन कर दूंगा क्वेश्चंस की। लाइक जो क्वेश्चंस तो देखते ही हो रहे हैं उनको टिक कर देंगे, जो क्वेश्चंस में आप सिली मिस्टेक कर रहे हो उनको स्टार मार्क कर देंगे, जो क्वेश्चंस में आप गलती कर, जो आते नहीं है उनको स्टार मार्क कर देंगे, और जो क्वेश्चंस अच्छे होते हैं थोड़े पर आप कर देते हैं उनको आप स्टार मार्क कर देंगे। तो जब सेकंड डिवीजन में आऊंगा ना, तो मैं फर्स्ट कैटेगरी वाले क्वेश्चन नहीं करूंगा दोबारा, वो टाइम वेस्ट है, क्योंकि वो आपसे लाइफ में कभी भी कोई भी पूछता है तो आप सॉल्व ही कर देंगे। तो अब मैंने पहली बार प्रैक्टिस किया जब क्वेश्चन, तो मेरे 2 काम हो गए, शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर हो गए और मेरे क्वेश्चन भी क्लासिफाई हो गए। तो अगली बार जब मैं रिवाइज करूंगा सब्जेक्ट, तो मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ स्टार मार्क्स वाले क्वेश्चन करने हैं और शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। तो एक तरह से मैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान पढ़ते पढ़ते मैं अपनी रिवीजन के लिए भी फाउंडेशन बना रहा था। फर्स्ट प्रिपरेशन, जो पहली बार सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो कोचिंग के दौरान तो मेरा बस डेली टारगेट यही होता था, जो क्लास में पढ़ाया उसको घर आके रिवाइज किया, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए और प्रीवियस ईयर कर लिए। बस ये बड़ा सिंपल रहता था, डेली का डेली मुझे ऐसा अपडेट करना है खुद को। जब वापस आ गया कोचिंग के बाद, बीच में ब्रेक भी हो गया 1 मंथ का, मेडिकल इश्यूज की वजह से हॉस्पिटलाइज था, पर जब वापस आ गया तो मैंने एक अच्छी बात की थी कि मैं वहाँ डेली से नोट सारे खरीद लाया था, क्लास नोट्स वहाँ फोटोकॉपी वाली शॉप पे मिल जाते हैं। तो तब मेरा टारगेट क्या होता था, क्लास नोट्स पढ़े एक चैप्टर के पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के, फॉर एग्जांपल सॉइल मैकेनिक्स का एग्जांपल लूं, मैंने शेयर स्ट्रेंथ पूरा चैप्टर पढ़ लिया आज के दौरान, एक दिन में तो नहीं होता, काफी लेंथी चैप्टर है, जो भी मैंने टारगेट किया है वो पढ़ लिया उतना, उसके प्रीवियस ईयर कर लिए उसी दिन, और शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए उसी दिन, और वैसे ही प्रीवियस ईयर में मार्किंग भी कर दी। अब ये तो शुरू में हो जाएगा जब आप किसी सब्जेक्ट को पहली बार कर रहे हैं या दूसरी बार करें। अच्छा, प्री के साथ गेट के भी लगाता रहता था मैं प्रीवियस ईयर, क्योंकि गेट में क्या होता है, गेट में कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं, वो हेल्प करते हैं प्री में। प्लस गेट में आपकी न्यूमेरिकल स्पीड भी बढ़ती है, गेट में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड बढ़ेगी तो वो मेंस की आपकी कैलकुलेशन में हेल्प करेगी। और आप जो एग्जाम के क्वेश्चंस लगा रहे हैं ना, आप वैसे ही कंडीशन फुलफिल करिए। लाइक गेट में वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो गेट के प्रीवियस ईयर करते टाइम आप वर्चुअल कैलकुलेटर यूज कर लीजिए। प्रीलिम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है,
प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर करते टाइम कैलकुलेटर को साइड में रख दीजिए और उतना ही टाइम दीजिए खुद को। लाइक गेट में क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन को, 2 से 2.5 मिनट, तो उसी रेशो के हिसाब से खुद को टाइम दीजिए। लाइक 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, 50 मिनट्स दिए खुद को। प्री में अप्रोक्सीमेटली 1 क्वेश्चन को 1 मिनट मिलता है, तो प्री के प्रीवियस ईयर करते टाइम 30 क्वेश्चन को 30 मिनट दीजिए, टाइम लिमिट लगा के प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए। तो इन चीजों का ध्यान रखते रहेंगे तो अपनी जो स्पीड और एक्यूरेसी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। अब ये सब तो तब तक चलेगा जब तक आप एक ही सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ रहे हैं। जब आपके 2-3 सब्जेक्ट हो जाएंगे तो पिछले वाले भूलने शुरू हो जाएंगे, रिवीजन करनी है। तो जो भी डेली आपका रूटीन होगा, जैसे मेरा रूटीन 8 से 9 घंटे का होता था प्रीलिम्स में कि मैंने देने हैं पढ़ाई को, तो जो सुबह के 2 घंटे होते थे ये मैंने रिवीजन पे ही डिवोट किए हुए थे कि सुबह के 2 घंटे को मैं प्रीवियस ईयर जो पहले सब्जेक्ट पढ़ चुका हूँ उसी को रिवीजन में लगाऊंगा। दोपहर के टाइम मैं नया सब्जेक्ट पढ़ूंगा और शाम के टाइम में जनरल स्टडीज पढ़ूंगा। इसको इंडिविजुअल अपने हिसाब से इधर उधर कर सकता है, बट क्या क्लासिफिकेशन ये 3 ही देनी चाहिए कि एक रिवीजन का टाइम स्लॉट, एक नए सब्जेक्ट का टाइम स्लॉट और एक जनरल स्टडीज का टाइम स्लॉट। तो ये अगर आप डेली फॉलो करेंगे 6 से 7 महीने तक तो प्रीलिम्स की तैयारी तो हो ही जाएगी एटलीस्ट। प्लस ये मेरी एडवांटेज, ये मेरी गाइडेंस रहेगी, शायद यही चीज जो मुझे 64 पे लेके आई है या टॉप 10 या टॉप 20 से, कि मैं प्रीलिम्स के टाइम मेंस के क्वेश्चन नहीं लगा पाया था। प्रीलिम्स के टाइम में सिर्फ प्रीलिम्स के क्वेश्चन नहीं लगा पाया था क्योंकि टाइम नहीं था इतना मेरे पास। तो अगर आप मैं ये नहीं कह रहा मेंस के सारे क्वेश्चन लगा लीजिए, बट लास्ट 2, 3 या 4 इयर्स के मेंस के क्वेश्चन भी मेरी एडवाइस रहेगी आप प्रीलिम्स से पहले लगा लीजिए, क्योंकि वो आपकी स्पीड बढ़ाएंगे प्रीलिम्स में। तो मेंस के क्वेश्चन भी 3-4 साल के आप लगा लीजिए हर सब्जेक्ट के, वो हेल्प करेंगे। डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स का स्कोर 10 से 20 नंबर जरूर बढ़ेगा। आपके जितने भी आने होंगे 10 से 20 बूस्ट अप होंगे आपके मार्क्स। तो मेंस के क्वेश्चन लगा के प्रीलिम्स जरूर देने चाहिए। और इस साल तो वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल क्या दिक्कत है, 2021 में क्या प्रॉब्लम है कि प्रीलिम्स है हमारा जुलाई में और मेंस है अक्टूबर में, हार्डली 2 से 2.5 मंथ्स का गैप है। और 2.5 मंथ्स की मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 2.5 मेंस के लिए सफिशिएंट होंगे। आपको पहले से ही मेंस पढ़ के चलना पड़ेगा 2021 के लिए। तो मेंस आपको साथ-साथ प्रीलिम्स की इस बार करना पड़ेगा और वो प्रीलिम्स में भी ऑटोमेटिकली हेल्प करेगा ही। तो प्रीलिम्स की तो यही स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, इसी को रिपीट करते रहिए, रिवीजन रिपीट करते जाइए। ये आपकी टेक्निकल की स्ट्रैटेजी हो सकती है। जनरल स्टडीज की मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी, आपको कोचिंग का मटेरियल मिल जाएगा, किसी का भी मटेरियल उठा लीजिए, बुक उठाइए। अच्छा, जनरल स्टडीज में ना कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं, थोड़े जो थॉरो होते हैं। फॉर एग्जांपल एथिक्स एंड वैल्यूज और एनवायरमेंटल साइंसेज, इसके अलावा और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, लाइक इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल, थोड़ा बहुत क्वालिटी कंट्रोल मिक्सचर है, थोड़े से उसमें न्यूमेरिकल होते हैं, थोड़े थ्योरेटिकल होते हैं। डिजाइन एंड सेफ्टी, ये थोड़ा थ्योरेटिकल अप्रोच का है। आईसीटी भी थ्योरेटिकल ही मानूंगा मैं, लगभग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इनमें आपको रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी। लाइक किसी भी कोचिंग मटेरियल की थ्योरी बुक है तो उसको 2 से 3 बार आपने अपनी आंख के आगे से निकाल लेना है, थॉरो रीडिंग पूरी करनी है। कुछ सब्जेक्ट्स कॉन्सेप्चुअल है, लाइक मैथमेटिक्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, ये सब्जेक्ट और मटेरियल साइंस हो गया, ये सब्जेक्ट थोड़े कंसेप्चुअल साइड के रहते हैं। लाइक समझ जाओगे, फॉर्मूला याद हो जाएगा तो चीज समझ आ जाएगी। लाइक रटनी नहीं पड़ेगी, इतनी चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी। तो इन चीजों को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ आ जाएंगी धीरे धीरे। तो इन 2 में क्लासिफाई, जैसे जो रात को जनरल स्टडीज पढ़ रहे हो आप वो पढ़ो जो रीडिंग वाली है, कंसेप्चुअल वाली सुबह पढ़ लो। मतलब इसमें क्लासिफाई करके जनरल स्टडीज में ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से कोई हेल्प नहीं मिलती है, क्योंकि मटेरियल इतना अवेलेबल नहीं है प्रीवियस ईयर का। ये जो जनरल स्टडीज का सिलेबस है कि 2017 में ऐड हुआ है, तो इतना मटेरियल बहुत अवेलेबल नहीं है जो आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर पाएंगे। 3-4 साल के प्रीवियस ईयर ले लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बट बहुत हार्ड को, जैसे टेक्निकल में बहुत ज्यादा मेहनत करनी है क्वेश्चन लगाने में, उतनी जनरल स्टडीज में आप कर लेंगे तो आउटपुट उतना नहीं मिलेगा। क्योंकि जनरल स्टडीज में क्या होता है, अगर आप 100-110 के आसपास रह रहे हैं ना तो मोर देन सफिशिएंट है। किसी के 150 नहीं आते 200 में, जनरल स्टडीज में 150 आ सकते हैं, पर 150 तक पहुंचने के लिए आप जितनी मेहनत करेंगे ना, उतनी मेहनत अगर आप टेक्निकल में कर लेंगे तो उसमें ज्यादा स्कोर कर जाएंगे। और टू बी फ्रैंक, जनरल स्टडीज में मैंने करंट अफेयर छोड़ा था, मैं करंट अफेयर्स पढ़ के नहीं गया था, मैं 9 सब्जेक्ट ही कवर करके आया था। और आईसीटी भी मैं आधा छोड़ के गया था। आईसीटी में मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में मैंने सिर्फ एंड वाले जो ई गवर्नेंस वगैरह होता है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, वो पढ़ा था बस। शुरू की जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं, थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से कनेक्टेड होती हैं, वो मैं छोड़कर गया था। तो क्योंकि टाइम लिमिटेड था ना, तो टाइम लिमिटेड की भी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि करंट अफेयर्स इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए मैंने छोड़ दिया था। और शायद मेरा लक अच्छा था कि उस 2020 में करंट अफेयर थोड़ा डिफिकल्ट आ गया था, तो वो जिन्होंने जो भी करके भी गए थे वो भी सारे क्वेश्चन नहीं लगा पाए थे। तो मैं ये नहीं बोलूंगा आप करंट अफेयर छोड़ जाइए, बट करंट अफेयर कैन बी योर लास्ट प्रायोरिटी। अगर टाइम नहीं है तब छोड़ सकते हैं, बट छोड़ना नहीं है। कुछ नहीं पता इंजीनियरिंग सर्विसेज का, वो करंट अफेयर में से क्वेश्चन डाल दे। बट अगर आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं सब्जेक्ट्स को, देन फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज करंट अफेयर्स कैन बी योर लास्ट प्रायोरिटी। इतना मैं बोल सकता हूँ, बट छोड़ के तो नहीं जाना चाहिए। मेरा लक अच्छा था, करंट अफेयर्स डिफिकल्ट आ गया, सबसे नहीं हुआ, सबका नहीं होगा। टू बी फ्रैंक, शायद मेरा अच्छा था बट सबका नहीं होगा, तो छोड़ना नहीं है, बट इट कैन बी योर लास्ट प्रायोरिटी। जनरल स्टडीज में ये अप्रोच ठीक रहेगी, तो इसमें आपका प्रीलिम्स सारा कवर हो जाएगा। प्रीलिम्स में सिर्फ एक है,
प्रैक्टिस, रिपीटिशन रिपीटिशन रिपीटिशन, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की बहुत दिक्कत आती है फिल्म में। वो जो 150 क्वेश्चन आते हैं उनको 180 मिनट्स में करना बहुत दिक्कत हो जाता है, तो फेजेस में करना पड़ेगा। फेजेस में लाइक फर्स्ट फेज में आए जो क्वेश्चन आपके टिक करते ही हो रहे हैं, लाइक जिनके लिए पेन भी नहीं उठाना पड़ रहा है, लाइक देखते ही टिक कर रहे हैं, फर्स्ट फेज में कर लीजिए उनको। सेकंड फेज में थोड़े न्यूमेरिकल सॉल्विंग वाले कर लीजिए, लाइक फॉर्मूला डालना है। फिर थर्ड फेज में उन क्वेश्चंस पे आइए जो जिनमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, लाइक थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे होगा। ऐसे 3 फेजेस में, या आप 2 फेजेस में भी कर सकते हैं, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी कर सकता है। आप 2 फेज में करिए, 3 फेज में करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बट फेजेस में करिए। एग्जाम से होता क्या है, इसका एडवांटेज पता क्या रहता है, क्योंकि अगर हम मानो फेजेस में नहीं कर रहे हैं और अगर किसी क्वेश्चन में अटक गए हैं और बाय चांस उसका आंसर भी नहीं आया और 10 से 15 मिनट वेस्ट हो गए ना, तो उसके बाद कॉन्फिडेंस काफी लो चला जाता है। हमें पता नहीं होता, बट बैक ऑफ द माइंड हमारा कॉन्फिडेंस काफी लो जा चुका होता है। तो उससे होता क्या है, उससे दिक्कत ये आती है कि ये वो ना फिर हमारे आगे वाले क्वेश्चन में इफेक्ट करता है वो कॉन्फिडेंस। उस कॉन्फिडेंस से हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते। वही अगर मानो मैं फर्स्ट फेज में लगभग 30 क्वेश्चन ऐसे कर चुका हूं और अभी सिर्फ हार्डली 15 मिनट्स हुए हैं और मेरे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली आप सोचिए कॉन्फिडेंस हमारा अच्छे लेवल पे होगा, तो जो न्यूमेरिकल हम हमारे पॉसिबिलिटी होगी गलत करने की वो भी सही हो सकता है ना। तो हाँ, तो फेजेस में करने का ये एडवांटेज रहता है। और एक और प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी मैं चाहता हूँ सब फॉलो करें, ये जनरल स्टडीज के लिए बहुत एडवांटेज, क्योंकि जनरल स्टडीज में ना ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि लाइक आपने पढ़ लिया और वो पढ़ा हुआ आपसे पूछेंगे। सिलेबस पढ़ने के बाद ना सारा जनरल स्टडीज का एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है ऐसी, और उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं। कोई डायरेक्टली नहीं पूछता जनरल स्टडीज में कि आपने ये पढ़ लिया और ये पूछ लेगा, वो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल एथिक्स की एग्जांपल है, तो एथिक्स में वो आपको सिचुएशन दे देंगे कि विसल ब्लोइंग की, लाइक कि इस सिचुएशन में विसल ब्लोइंग का एग्जांपल देके उसको समझाने को बोल देंगे कि इज इट विसल ब्लोइंग और नॉट। लाइक वो विसल ब्लोइंग की डेफिनेशन नहीं पूछेंगे। करंट अफेयर्स में भी ऐसे होता है, करंट अफेयर्स में आपसे वो ये नहीं पूछेंगे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब हुआ था, लाइक जो विजय माल्या का केस हुआ था या नीरव मोदी का, कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट की अमाउंट कितनी थी। वो आपसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब पूछेंगे। करंट अफेयर्स भी अप्लाइड वे में पूछा जाता है, तो आप रट लोगे उस अमाउंट को, मतलब आपको पता नहीं होगा तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। आपने करंट अपनी जनरल स्टडीज को पढ़ के एक अंडरस्टैंडिंग ऐसे डेवलप करनी है कि क्वेश्चंस समझ से हों। तो और समझ से क्वेश्चन में फिर क्या दिक्कत आती है, अब एक और प्रॉब्लम आती है, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल स्टडीज में सारे क्वेश्चन नहीं आते होंगे आपको, पर आपको लगभग 70 to 80 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे जनरल स्टडीज में, रिस्क लेना पड़ेगा। आते कितने होंगे, 40 या 50, एट मैक्स 50 आते होंगे, तो बाकी आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये सबको पता होगा कि हमारी 130 नेगेटिव की होती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बाय द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारा एक सही होना चाहिए, 3 गलत होने चाहिए, तो +1 -3 × 1/3 नेट 0 मिला। ओके, तो इस प्रोबेबिलिटी लॉ की मदद से हम थोड़ा फ्लूक लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं, तो अगर 2 ऑप्शन में से आप थोड़ा तुक्का लगा देंगे तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो सही होगा। ओके, और अगर ऐसे आप लगभग 10 से 15 क्वेश्चन निकाल चुके हो जिनमें आप 2 में एलिमिनेट कर रहे हैं, तो बाय द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी 10 में से 5 सही होने चाहिए, तो +5 - 5/3 नेट पॉजिटिव मिला ना, कुछ सारे तुक्के लगाने से। सही बात तो जो फ्लूक लगाने की भी ट्रिक होती है, ऐसे अंधा तुक्का नहीं मारने की 4 में से कोई भी लगा दिया, वो चीज नहीं करनी है। 2 में लाइक 2 में एलिमिनेट करने, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में 50-50 लाइफलाइन होती है, तो वो बाय द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि 50-50 अगर लाइफलाइन मिल जाएगी तो आपके आंसर के सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर आप फ्लूक लगाएंगे। तो ऐसे ही लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे निकाल लीजिए जिनमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रही हैं, तो उन 2 में आप फ्लूक लगा दीजिए, बाय द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी आधे क्वेश्चन ठीक होंगे, आपको नेट कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही मिलेगा। तो मैं भी जब, और ये चीज ना आप, अब ये कई बच्चों के साथ होता है कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से ऊपर चलते हैं कई लोग थोड़ा नीचे चलते हैं। अब ये जज कैसे करें कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारी सही बैठ रही है। लाइक मानो मैंने 2 में एलिमिनेट करके 10 क्वेश्चन सही कर दिए, मेरे 5 सही हो रहे हैं, हो सकता है किसी के 7 सही हो, किसी के 3 सही हो, बट ये लॉ अपना जज करना पड़ेगा ना कि मैं एवरेज लॉ से ऊपर लाई करता हूँ या नीचे लाई करता हूँ। ये जज कैसे होगा, ये टेस्ट सीरीज से जज होगा। टेस्ट सीरीज की जब जनरल स्टडीज की टेस्ट सीरीज लगाएंगे आप, तो उस टाइम आप मार्क कीजिए आपने कौन सा क्वेश्चन तुक्का लगाया था, तो जितने क्वेश्चन तुक्के लगाए थे उनको काउंट कीजिए, फिर उसमें से कितने सही हुए। मतलब मैं भी ऐसे करता था, तो मेरा लक लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का लॉ फॉलो करता था। लाइक 10 में से मेरे 4 ठीक हो जाते थे, 6 ठीक हो जाते थे, 5 ठीक, इसके आसपास ही रहता था मेरा। तो मुझे पता था कि मैं प्रोबेबिलिटी का लॉ फॉलो करूंगा ही करूंगा। किसी के लिए ऊपर भी हो सकता है, अगर मानो किसी का लक थोड़ा अच्छा है, और ऐसा नहीं कि एक बार 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए उसमें से हमने कंक्लूड कर लिया, नहीं, लगभग 100-200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद कंक्लूजन निकालिए। सैंपल साइज अच्छा खासा रखिए अपना जिससे आप कंक्लूजन निकालेंगे। तो मैं इतना समझ चुका था, मेरा जो लक था वो प्रोबेबिलिटी लॉ पे फॉलो करता था, एवरेज लक बोलेंगे। तो मुझे पता था कि मैं आधे क्वेश्चन करूंगा तो आधे सही होंगे। और अगर किसी का लक सही है, लाइक किसी के 50-50 करके भी 10 में से 7-8 सही हो रहे हैं, तो वो 3 में भी खेल सकता है फिर।
लाइक एक को एलिमिनेट करके 3 में फ्लूक लगा सकता है इतना, वो फिर अब वो अकॉर्डिंग पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। तो इतना आपको प्रोबेबिलिटी लगा के देखना पड़ेगा जनरल स्टडीज में, क्योंकि इतने क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे, नहीं आते होंगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो। और टू बी ऑनेस्ट कम से कम एग्जाम में 20 क्वेश्चन ऐसे जरूर निकलेंगे जो आपको ऐसे करने पड़ेंगे, जरूर निकले। तो ये फ्लूक लगाने वाली ट्रिक भी आपको सीखनी पड़ेगी, और खासकर जीएस में तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सर ये जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जीएस के लिए इंपॉर्टेंट। टेक्निकल में खैर इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, टेक्निकल में आपको हार्डली 3 या 4 ही क्वेश्चन मिलेंगे 150 में से जो ऐसे लगेंगे, तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट जीएस में 100 में से कम 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, काफी इंपैक्ट पड़ेगा जीएस में इस चीज का, जो फ्लूक वाली जो मैंने ट्रिक बताई है। ये बहुत सही सर, ये मतलब एक अलग ही चीज हम लोगों ने डिस्कस की है कि जो भी यहाँ पे एस्पिरेंट है ये एक नई ही चीज है, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा कोई डिस्कस नहीं करता कि ये कैसे किया जाए, इस टाइप का कैसे अटेम्प्ट किया जाए, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट और अलग ही पार्ट रहा है। तो ये हम लोगों को प्री का एक आइडिया लग गया है। इसके बाद अगर हम लोग बोले कि मेंस पे जाना है, किस तरीके से, क्योंकि ना आजकल मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल में जब बंदा ना कॉलेज से बाहर निकल जाता है तो ना उसको थोड़ा सा ना मेंस देने में डर लगता है, ठीक है, कि ना पूरा लिखना पड़ेगा, कैसे लिखा जाएगा, वो सारी चीजें, क्योंकि एमसीक्यू की आदत हो गई रहती है, एमसीक्यू क्या है, ऐसे टिक मार दिए, नहीं हुआ तो अक्कड़ बक्कड़ करके एक किसी को कर दिए, पर मेंस में ऐसा नहीं चलता। तो मेंस की तैयारी कैसे की जाए, कैसे इतना ज्यादा लिखा जाए, कैसे प्रैक्टिस किया जाए, क्या सर हैंडराइटिंग मैटर करता है इन सारी चीजों में, है ना? तो आपको क्या लगता है, आपकी तरफ से क्या ट्रिक है, क्या ट्रिक होनी चाहिए फॉर मेंस, और कहां से प्रिपेयर किया जाए? ओके, तो स्टेप वाइज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैंडराइटिंग एज सच मुझे नहीं लगता पर्सनली मैटर करता है। हैंडराइटिंग मेरा ठीक ठाक था, ना बुरा था ना अच्छा था, डिसेंट, मतलब समझ आने लायक था, थोड़ा अच्छी तरफ ही मैं उसको झुकाव दूंगा, थोड़ा अच्छी तरफ ही था। बट हैंडराइटिंग बस इतना होना चाहिए कि पढ़ने वाले को समझ आ रहा है। अगर समझ ही नहीं आएगा तो वो जज कैसे करेगा आपका आंसर? तो इतना भी कोई बहुत बुरा हैंडराइटिंग नहीं लिख देना है कि आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब अच्छी हैंडराइटिंग होने का एडवांटेज तो नहीं मिलेगा, बट बुरी हैंडराइटिंग होने का नुकसान जरूर मिलेगा। ये मेरी कंक्लूजन है ना? हैंडराइटिंग इतनी रहनी चाहिए कि परमिसिबल हो, कि सामने वाले पढ़ने वाले को समझ आ जाए, उसके बाद मैटर नहीं करेगा आपकी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है। और मैटर क्या करता है इसमें? प्रेजेंटेशन मैटर करती है आंसर में। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ लिख रहा हूँ तो उसमें बीच में मुझे हेंस कहाँ पे लिखना है, वी नो कहाँ पे लिखना है, दिस इंप्लाइज का सिग्नल कहाँ लगाना है। इससे होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपका कोई मेरा आंसर पढ़ रहा है ना, तो वो कंटिन्यूटी रहेगा। लाइक किसी ने पढ़ लिया मेरा डिजाइन का, मेरा फॉर एग्जांपल आरसीसी का क्वेश्चन है, आरसीसी का क्वेश्चन वो मेरा पढ़ रहा है डिजाइन स्टेप्स में मानो मैंने ऊपर लिख दिया डिजाइनिंग फॉर फ्लेक्चर, फ्लेक्चर के लिए डिजाइन किया, फिर फ्लेक्चर के स्टेप्स लिख दिए, फिर उसके बाद लिख दिया चेक फॉर शियर, चेक फॉर शियर को डैश लगाया, फिर शियर पे चेक लगा दिया। तो ये मेंशन करना पड़ेगा। आप सीधा ऐसे नहीं लिख सकते कि बीच में आपने ऊपर उठा के फ्लेक्चर के लिए डिजाइन कर दिया और ये मेंशन ही नहीं किया कि शियर के लिए मुझे चेक करना है और शियर के लिए चेक करने लग गए। सामने वाले पढ़ने को पता कैसे लगेगा वो शियर के लिए पढ़ रहा है? इससे मतलब नुकसान ये होगा कि पढ़ने वाले को ना एफर्ट लगाना पड़ेगा आपका आंसर पढ़ने के लिए। अगर वो उसको एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा ना, लाइक अगर अब सिंपल सी बात है, अगर मैं टीचर होऊंगा और मुझे किसी का आंसर कम एफर्ट लगा के समझ आ रहा है और आंसर सही है, तो 1-2 मार्क्स तो फिसलेंगे याद से। लाइक अगर मुझे एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है तो इन छोटे छोटे चीजों, और इतना भी डिटेल में जाना। फॉर एग्जांपल अगर कोई लिख रहा है सवाल के क्वेश्चन में लेट अस अज्यूमिंग ई टू बी वॉइड रेशियो, ये नहीं लिखना है। लाइक ये ऑब्वियस है कि ई का सिंबल वॉइड रेशियो ही डोनेट करता है, इतना भी बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। बट इतना जरूर लिखना है कि वॉइड रेशियो का जो आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सिंपल सा पोरोसिटी निकालनी है वॉइड रेशियो से, तो एटलीस्ट फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा कि n इक्वल्स टू E/1 + E, इतना लिखना पड़ेगा। फिर ई की वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, दिखानी पड़ेंगी पुट करते हुए, और फिर आंसर निकालना पड़ेगा। इतना लिखना पड़ेगा, बट ये नहीं लिखना, इतना लिखने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल आरसीसी में अगर मैं ये लिख दूं लेट अस अज्यूमिंग डी टू बी द डाई ऑफ बार, वो अननेसेसरी है, वो अननेसेसरी आप आंसर को खींच रहे हैं। बट जो यूजुअल सिंबल रहते हैं बुक्स में उनको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, बट अपने स्टेप्स को मेंशन करने की जरूर जरूरत है कि आप अभी करना क्या चाहते हैं। आप ऐसे समझिए कि आप अपना ब्रेन उठा के आंसर में लिख रहे हैं। लाइक आपके दिमाग में जो चल रहा है, जिस स्टेप्स में, जिस ओरिएंटेशन में चल रहा है, वो आपको लिखना पड़ेगा। और ये मैंने जो बोला कि वी नो कहाँ लिखना है, दिस इंप्लाइज कहाँ लिखना है, ये ना प्रैक्टिस से आएगा। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर लिख के, और प्रीवियस ईयर करने में कई लोग गलती करते हैं, मेंस का प्रीवियस ईयर उठाया, उसको रफ में सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, खुश हो गए। नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। आप एक प्लेन पेपर उठाइए, एक रजिस्टर लीजिए प्लेन पेपर वाला, क्वेश्चन आंसर को ढक दीजिए प्रीवियस ईयर की बुक में, क्वेश्चन पढ़िए और पूरा ऐसे अटेम्प्ट करिए उस क्वेश्चन को, इवन अपने रफ टाइम में भी, जैसे आप असली मेंस में लिख रहे हैं। पूरा स्टेप वाइज पूरा मेंशन कीजिए और फिर एंड में आंसर मैच कीजिए। आंसर अगर सही आ रहा है तो उसको आंसर को, एक और होती है, आंसर को आप बॉक्स में मार्क कर सकते हैं। इससे होता क्या है, फॉर एग्जांपल मेंस, मतलब ज्यादातर कन्वेंशन में क्या होता है, अगर आपका आंसर सही है ना, डिजाइन के क्वेश्चन में आंसर मैटर नहीं करता है, उसमें आपके डिजाइन के स्टेप्स मैटर करते हैं। बट जो हमारे कंसेप्चुअल सब्जेक्ट होते हैं जिनमें आंसर आता है, लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, इनमें अगर आपका आंसर सही होगा ना
और आपने बॉक्स में मार्क किया, ऑब्वियसली अगर आप बॉक्स में आंसर मार्क करोगे तो सीधा नजर उस पर जाएगी ना एग्जामिनर की। तो अगर आपका आंसर सही होगा तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स तब कटेंगे जब आपका आंसर, फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर सही हो गया तो ये इसके चांसेस हैं कि वो बिना आंसर पढ़े आपको फुल मार्क्स दे देगा, अगर सिर्फ आपका आंसर सही है। अगर आंसर गलत है, बाय चांस आंसर गलत हुआ, तब वो देखेगा कि आपने मिस्टेक कहाँ की है। और अगर वो मिस्टेक ढूंढते हो आपकी राइटिंग ही नहीं समझ आ रही है उसको, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो आपको मार्क्स देगा। तो राइटिंग यहाँ मैटर करेगी कि आपका आंसर गलत आ गया, उसके बाद वो आपको मार्क्स देना चाहता है कि कहाँ मार्क्स दूं, उसके बाद फिर राइटिंग मैटर करेगी। और आंसर गलत आ गया, इसके बाद फिर वो देखेगा आपने गलती कहाँ की है। अगर तो फर्स्ट स्टेप में ही गलती हो गई तो आप मानिए आपको हार्डली 10% ही मार्क्स में, फॉर एग्जांपल 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 या 3 मार्क्स ही मिलेंगे। अगर आपकी गलती लाइक लास्ट स्टेप में है, सिली मिस्टेक्स में लास्ट में थोड़ी सी गलती कर दी है, तो 12-13 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, अगर प्रेजेंटेशन लाइक आपने मेंशन किया हुआ है मैंने क्या क्या स्टेप लिखा है, अगर वो भी मेंशन नहीं किया हो तो वो 12-13 घट के आपका 7-8 पे आ जाएगा। अच्छा। तो प्रेजेंटेशन और राइटिंग और ये सब तब मैटर करेगा जब आपका आंसर गलत होगा। जब आंसर सही होगा तो मुझे लगता है कि आंसर सही होने पे मार्क्स मिल जाते हैं, अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि मार्क्स मिल जाएंगे, अनलेस आपने बहुत ही बुरी प्रेजेंटेशन दी है। इतनी बुरी कोई देता नहीं है, इतना लिखना सबको आ जाता है प्रैक्टिस से। अब ये लिखने की जो हमारी एफिशिएंसी है और हैबिट है, इसको डेवलप करने का तरीका सिर्फ एक ही है और वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। लाइक मैं अपना बताऊं, मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस के जो प्रीवियस ईयर थे वो 2 बार कर दिए होंगे, मतलब पूरी प्रेशर में। और ये सफिशिएंट नहीं, इसके अलावा मैंने सिविल सर्विसेज मेंस के सारे क्वेश्चन और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के मेंस के सारे क्वेश्चन सब कर दिए थे। तो तब जाके मेरी प्रैक्टिस इतनी डेवलप हुई थी कि मैं मेंस अटेम्प्ट कर सकता हूँ। और ये मेरी प्रैक्टिस मुझे तब चाहिए थी जब मैं कॉलेज में ठीक ठाक स्टूडेंट, सीजीपीए वाला स्टूडेंट था। लाइक मैं कॉलेज में भी मेरी लिखने की एबिलिटी थी, तभी मेरे कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम्स में डिसेंट मार्क्स आ जाते थे, क्योंकि वहां भी मैं लिख लेता था। और सीबीएसई बोर्ड में भी मेरी डिसेंट परसेंटेज, ठीक ठाक परसेंटेज थी। वहां पे लिखने की हैबिट मेरी स्कूल टाइम से ही ठीक थी, बहुत अच्छी तो नहीं थी बट एवरेज थी। तो एवरेज होने के बावजूद भी मुझे इतनी प्रैक्टिस लगी कि मैं मेंस क्लियर कर सकूं। अब ये सोचिए, माने कोई बच्चा बोर्ड्स में नहीं अच्छा कर पाया और कॉलेज में भी नहीं अच्छा कर पाया, लिखने की एबिलिटी नहीं थी, तो आप इतनी सी एफर्ट को 3 टाइम्स कर दीजिए,